जी हाँ दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं। आप बताओ। सर जी हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो ना, बहुत सारे बच्चे जो कि मेरे सीएमए इंटर स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे से बार बार ये बोल रहे थे कि सर फैक्ट्रीज एक्ट की एक रिवीजन वीडियो ला दो, फैक्ट्रीज एक्ट की एक रिवीजन वीडियो ला दो जिसके अंदर आप नोट्स के अंदर एक बारी में समराइज कर दो कि फैक्ट्रीज एक्ट है क्या। तो मैं सी शांत गोयल आपके लिए लाया हूँ फैक्ट्रीज एक्ट की रिवीजन विद नोट्स। बहुत ही कम टाइम में हम इसको रिवाइज करेंगे। विद इन मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर और 40 मिनट्स के अंदर हम पूरे फैक्ट्रीज एक्ट को एक बारे में रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपके ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे और आपको फैक्ट्रीज एक्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आओ शुरुआत करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट की, जो कि सीएमए इंटर के अंदर इंडस्ट्रियल लॉस का सबसे पहला चैप्टर है। ऐसे ही हम बाकी सारे चैप्टर्स की भी रिवीजन वीडियो लेके आते रहेंगे, बट आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट की। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट आया कब था? सर ये फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1948 के अंदर। और इस फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर क्या क्या होता है? तो सर फैक्ट्री की ना, सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट से समझने से पहले ना हमें समझना पड़ेगा फैक्ट्री क्या होती है। तो फैक्ट्री कोई भी एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसके अंदर 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं विद एड ऑफ पावर, या फिर जिसमें 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं विदाउट एड ऑफ पावर। सर जिसका क्या मतलब है, जहां जिस फैक्ट्री के अंदर, मतलब जिस एरिया या जिस कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है, ये एरिया है, इसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये होते हैं 5, अब इनको भी देखते हैं हम। बट ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां पे चल रहा है और वहां पे 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं विद एड ऑफ पावर। अब आप इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको पावर नहीं बोलते हम, जिसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है कोई मशीनरी चलाने को या कुछ भी चलाने के लिए, पंपिंग, सीवेज स्टेशन चलाने के लिए, या फिर कुछ ग्राइंड करने के लिए, कुछ भी चीज चलाने के लिए अगर कोई मशीनरी जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस में पावर लगती है उसको बोलते हैं विद एड ऑफ पावर, और जिसके नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी में काम हो जाता है उसको बोलते हैं विदाउट एड ऑफ पावर। तो ऐसी कंपनी, ऐसी फैक्ट्री जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 10 या अधिक लोगों से ज्यादा हो रहा है विद एड ऑफ पावर और 20 या अधिक लोगों से ज्यादा हो रहा है विदाउट एड ऑफ पावर, उस जगह को हम बोलते हैं फैक्ट्री। अब वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां पे पंपिंग हो रहा है ऑयल, वाटर, सीवेज की, जहां से आप तेल निकाल रहे हो, जहां से पानी निकाल रहे हो, जहां से सीवरेज का कचरा निकाल रहे हो। पावर जनरेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे पावर जनरेट हो रही है या पावर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है, आपने डैम्स देखे हैं वो, या फिर कोल्ड स्टोरेज या प्रिजर्विंग या स्टोरिंग, बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं जहां पे ये चीजें होती हैं, उसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बोलेंगे। चाहे इसके अंदर यहाँ पे कोई माल नहीं बनता बट यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और यहाँ पे चाहे विदाउट एड ऑफ पावर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो हम उसको फैक्ट्री के अंदर तब्दील कर देंगे। शिप्स या वेजल की अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, शिप या वेजल की अगर कोई क्या हो रहा है, उसका रिपेयर हो रहा है, मेंटेनेंस हो रही है, तो भी हम इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल देंगे। या प्रिंटिंग हो रही है बुक्स की या किसी और चीज़ की विद और विदाउट एड ऑफ पावर, जहाँ पे 10 लोग से ज़्यादा हैं, 10 या उससे ज़्यादा लोग हैं विद एड ऑफ पावर, या 20 या उससे ज़्यादा लोग हैं विदाउट एड ऑफ पावर, ऐसी जगह को हम बोलते हैं फैक्ट्री, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होता है। अब बट इसके अंदर ना एक चीज इंक्लूड नहीं होती, वो होती है माइंस। तो माइंस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है। अब ये फैक्ट्री एक्ट लाया क्यों गया था? इसके अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी अच्छाई के लिए, उनके लिए ये फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया था कि उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, बिकॉज ये लेबर क्लास लोग होते हैं, ये पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, बट हाँ इनके ऊपर हम एक एक्ट तो बना सकते हैं ताकि जो इनके मालिक हो गए इनके ऊपर ज्यादती ना करें और इनको अच्छे से ट्रीट करें, इसलिए इस फैक्ट्रीज एक्ट को लाया गया था। तो वर्कर कौन होता है? वर्कर जो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहा हो, या फिर क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रेमाइसिस। मतलब फॉर एग्जांपल ये प्रेमाइसिस है, मान लो, आप मान के चलो ये फैक्ट्री है, ये आसपास का उसका प्रेमाइसिस है, बाकी आसपास गार्डन है, और जैसे स्टॉक रखा है, गाड़ियां खड़ी है, गार्डन है, तो यहाँ के भी साफ सफाई करने के कर्मचारी होते हैं। तो इन कर्मचारियों को भी हमने फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर को ला दिया है, क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी और प्रेमाइसिस। तो अगर आप, ये मशीनरी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मशीनरी है, ये दिख रही है आपको, ये मशीनरी है, ये पार्ट्स बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हो या फिर इस एरिया में आप साफ सफाई कर रहे हो, तो इस पूरे एरिया या फिर जहाँ पे भी आप साफ सफाई कर रहे हो, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे कि ये जो क्लीनिंग वाले वर्कर्स होते हैं ये भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं, और इनको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? जल्दी से बताओ मेरे को, फटाफट से बताओ कि यस सर, कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताओ यस सर, आपको हमें आपकी बात बिल्कुल समझ आ रही है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्लीनिंग कर रहे हैं एनी पार्ट ऑफ द मशीनरी, या फिर कोई प्रेमाइसिस की क्लीनिंग, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर क्या होता है? जो इन सारी चीजों का देख रेख करता है। तो ऑक्यूपायर देखो, अगर कुछ भी फैक्ट्रीज एक्ट के
कॉन्ट्रावेन होता है तो ऑक्यूपायर को हम सबसे पहले पकड़ेंगे। तो इसलिए ऑक्यूपायर इज वेरी इंपॉर्टेंट और ऑक्यूपायर की डेफिनेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑक्यूपायर कौन होता है? अगर कोई फर्म है, कोई अदर एसोसिएशन है या कोई इंडिविजुअल है, उस केस में ऑक्यूपायर होता है उसका पार्टनर या फिर उसका मेंबर। अगर कोई कंपनी है, उस केस में उसका ऑक्यूपायर होता है डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कौन होता है? जो कि उन मेंबर्स, जो कि कंपनी के मालिक होते हैं, उनके उनके इशारों पे चलता है। अब फर्म एसोसिएशन होती है, उसके अंदर तो कोई मेंबर नहीं होते, उसमें तो पार्टनर ही होते हैं, तो पार्टनर। ठीक है। फैक्ट्री है अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, तो मेंबर जो अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम बोलेंगे ऑक्यूपायर। शिप और डॉक होता है तो उसका जो ओनर होता है या फिर उसका जो रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसको हम बोलेंगे ऑक्यूपायर। अब क्या होता है इसके अंदर? आपको अगर ऑक्यूपायर बनते हो तो आपको एटलीस्ट 15 डेज से पहले बताना पड़ेगा कि यू आर ऑक्यूपाइंग और यूज एनी प्रेमाइसिस जो कि फैक्ट्री की तरह तब्दील होगी। ये किसको बताना पड़ेगा? ये वहां पे जो ऑथोरिटी वाला बंदा बैठा होगा, ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ दैट एरिया, ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ दैट एरिया, जो कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया होगा या स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया होगा कि भाई तुम उस एरिया की फैक्ट्री का सारा देख रेख तुम करोगे। तो आप अगर ऑक्यूपायर बनते हो या अगर आप कोई नया ऑक्यूपायर बनते हो, पहली बार कोई मशीनरी या पहली बार कोई फैक्ट्री चलाने वाले हो, तो आपको एटलीस्ट 15 दिन पहले ये आपको बताना पड़ेगा। और इस केस में क्या होगा? अगर आप किसी पुराने मैनेजर की जगह आ रहे हो तो आपको एटलीस्ट 7 डेज पहले ये चीज, आपकी ऑक्यूपायर आप बन चुके हो, ये आपको ऑथराइज्ड पर्सन जो उस एरिया का होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा होगा, उसको आपको ये चीज बतानी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि आप अब ऑक्यूपायर थे। आप 15 दिन पहले जब कोई नई फैक्ट्री लॉन्च हो रही है या आप उसके ऑक्यूपायर बन रहे हो, या फिर कोई ओल्ड फैक्ट्री चल रही है बट अब नया ऑक्यूपायर आ रहा है, पुराना मैनेजर है उसको हम हटा रहे हैं और उसकी जगह नया मैनेजर आ रहा है। बिकॉज ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि वो ऑथराइज्ड पर्सन आपके बाद, जब आप नए से हट जाओगे और कोई पुराना पुराना हट जाएगा और नया बंदा आएगा, तो आपसे वो सारी कम्युनिकेशन कर पाए। इसलिए ऑक्यूपायर या मैनेजर जो है उसको उस फैक्ट्री के एरिया को हमें बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या होता है? इंस्पेक्टर जो वो होता है जो कि हमारा कोई भी, अब देखो ये जो होता है ना, ये ऑथराइज्ड पर्सन, इसको हम मान लेते हैं इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्टर भी होता है, ये इंस्पेक्टर अपॉइंट भी कर सकता है और ये खुद भी इंस्पेक्टर बन सकता है, और ये ऑथराइज्ड पर्सन भी होता है। अब इस बंदे का क्या काम होता है? अब ऐसे तो है नहीं हमने सिर्फ इस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑथराइज्ड पर्सन अपॉइंट करा कि अब बस वो ऑथराइज्ड पर्सन बन गया। अब उसकी कोई ड्यूटीज भी होती है ना। उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं? कि वो कोई भी जगह पे एंटर कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है उस एरिया को, एक्सीडेंटल इंक्वायरी कर सकता है, एग्जामिन करके उनकी बुक्स को लेके भी जा सकता है देखने के लिए कि हाँ भाई उनकी बुक सही है या नहीं सही है। अगर एक्सीडेंट हुई है, इंक्वायरी करने आ सकता है, सीज कर सकता है उनके रजिस्टर्स, उनके स्टॉक, उनके कोई भी मटेरियल को जो कि हानिकारक है या उससे कोई नुकसान हो सकता है, उस मटेरियल को, उनकी बुक्स को सीज कर सकता है। या पोजेस कर सकता है कोई गुड्स जो कि इलीगल गुड्स, ड्रग्स आ गए कोई फैक्ट्री में, उसे इन्फॉर्मेशन लगी, उसे ड्रग्स मिल गए तो वो सीज कर सकता है। तो ये सारा काम किसका होता है? सर इंस्पेक्टर का ये सारा काम होता है। तो इंस्पेक्टर जो होता है ऑथराइज्ड पर्सन, जो कि किसने अपॉइंट करा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, वही इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है। वो खुद भी इंस्पेक्ट करने के लिए कोई प्लेस में घुस सकता है, एग्जामिन कर सकता है, एक्सीडेंटल की इंक्वायरी कर सकता है, सीज कर सकता है और पोजेस कर सकता है अगर कोई गुड्स है जो कि इलीगल या खतरनाक गुड्स है। अब आ जाते हैं ये फैक्ट्रीज एक्ट आया क्यों था। अब ये फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर ना कुछ कुछ ऐसी चीजें दे रखी है कि जो एक वर्कर की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जितने भी ऑक्यूपायर या जितने भी फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे होते हैं वर्कर, उसके अंदर जो ऑक्यूपायर होते हैं, उन चीज़ों का इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर इसके अंदर कॉन्ट्रवेंशन, तो हम उसको जाके पकड़ेंगे और बोलेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वर्कर के आप हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, वर्कर के आप वेलफेयर का ध्यान नहीं रख रहे। तो वर्कर की हेल्थ और वर्कर के वेलफेयर को ध्यान रखने के लिए ये ऑक्यूपायर होता है। तो हेल्थ के केस में वो क्या क्या चीजें देखेगा? वो हेल्थ के केस में क्या क्या देखेगा? सबसे पहले ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब एक वर्कर अगर वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो उसके आसपास का एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर का हर एक वर्कर को स्पेस मिले काम करने के लिए अच्छे से। ऐसे तो नहीं भिड़ भिड़ के चल रहे हैं लोग, आराम से खुले खुले में चले। एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर जितनी पर वर्कर। जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया दे रखा है, मान लो एक फैक्ट्री के अंदर एक कमरा है और वो कमरे के अंदर मान लो 500 क्यूबिक मीटर की जगह है, तो 500 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय 14.2, तो टोटल 500 डिवाइडेड बाय 14.2, तो आप टोटल 35 वर्कर के साथ आप उस कमरे के अंदर आप 35 वर्कर को काम करवा सकते हैं। अगर आपने 36 वर्कर को काम कराने के लिए उस कमरे के अंदर लगाया तो आपने वॉयलेट करा फैक्ट्रीज एक्ट का और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। फिर आता है लाइटनिंग। वर्कर्स को सूटेबल लाइटनिंग देनी पड़ेगी, चाहे वो आर्टिफिशियल दो, चाहे लाइटों से दो, चाहे नेचुरल दो, चाहे सनलाइट के थ्रू दो। और जो विंडोज होगी ना उनको साफ रखना पड़ेगा और फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कि आपने यहाँ पे कोई सामान रख दिया
जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही, या इतनी मिट्टी आ गई है उसकी वजह से लाइट नहीं आ रही है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, साफ सफाई करके रखनी पड़ेगी, ताकि उनको उनको लाइट के अंदर काम करने दिया जाए और लाइट के अंदर ही वो काम करें, चाहे वो नेचुरल लाइट हो चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ फ्लोर। अब इसके अंदर ना क्लीननेस में 3 पॉइंट आते हैं। एक तो आता है क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, एक आता है इंटीरियर वॉल रूफ्स, और एक आता है डोर्स और विंडोज। अगर आपको क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स की बात करें ना, तो आपको हर हफ्ते उस क्लीनिंग फ्लोर की क्लीनिंग करानी पड़ेगी। आपको इंटीरियर वॉल्स और रूफ्स के अंदर क्या आता है, आपको व्हाइट वॉश या कलर वॉश कराना पड़ेगा हर 14 महीने के अंदर। उन दीवारों का, उन फैक्ट्री की दीवारों का हर 14 महीने में आपको व्हाइट वॉश या कलर वॉश कराना पड़ेगा। फ्लोर की सफाई हर हफ्ते करनी पड़ेगी। सरफेस अगर पेंटेड या वार्निश्ड है, सरफेस ऐसा है कि जिसके ऊपर पेंट होता है, तो आपको हर 5 साल के अंदर उसको पेंट कराना पड़ेगा। जो सरफेस है, मैं जमीन की बात कर रहा हूं, अभी मैंने दीवारों की बात करी जो कि हर 14 महीने के अंदर व्हाइट वॉश होगी, बट जो जमीन है वो हर कितने दिन में, 5 साल के अंदर इसके अंदर अगर कोई पेंट होना वार्निश होना वो होगा। और एम्पेरियस सर्विस है, इम्परवियस सर्विस होता है फॉर एग्जांपल जो कि घिसाई मांगता है, जिसके अंदर से क्या होता है, मशीनें चलनी होती है जिससे कि और सरफेस क्लीन हो जाए, तो उसके अंदर हमें हर 14 महीने के अंदर उसकी सफाई करानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लीनिंग ऑफ फ्लोर तो हर हफ्ते होगा, बट व्हाइट वॉश 14 महीने में होगा। सरफेस का पेंट होगा 5 साल में, मतलब फ्लोर का पेंट। या इम्पेरियस सरफेस है, तो जिसके अंदर की लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर जब हर बार सरफेस खराब होता रहेगा, तो आपको हर 14 महीने के अंदर उसको सही कराना पड़ेगा। और डोर्स और विंडो के अंदर पेंट कराना पड़ेगा हर 5 साल के अंदर। अगर डोर्स और विंडोज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिट्टी चढ़ जाती है, साफ सफाई नहीं होती, तो आपको हर 5 साल के अंदर उसको पेंट कराना पड़ेगा और उसको साफ सफाई करनी पड़ेगी। अगर कोई फैक्ट्री डिस्पोजल छोड़ती है वेस्ट या इफ्लुएंट्स का, आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वेस्ट और इफ्लुएंट्स का। वेंटिलेशन और टेम्परेचर आपको उस कमरे के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा, कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, गर्मी बढ़े जा रही है, वर्कर पसीने में झुलस रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फ्रेश एयर देनी पड़ेगी उनको उस कमरे के अंदर। क्या वेंटिलेशन का सोर्स बनाओगे, ये आप चीज देखोगे। सच टेम्परेचर शुड बी रीजनेबली फिट टू वर्क, ऐसा टेम्परेचर जिसके अंदर वर्कर अच्छे से काम कर पाए, ज्यादा थके नहीं और उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट कोई ना हो। तो ऐसा वेंटिलेशन और टेम्परेचर आपको हर एक फैक्ट्री के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो कि आप फैक्ट्री चला रहे हो एज अ ऑक्यूपायर और अ मैनेजर। डस्ट और फ्यूम क्या होता है, आपको डस्ट हो रही है, बार बार उड़ रही है, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से डस्ट आ रही है और उसकी वजह से वो इनहेल कर रहे हैं, तो आपको इनहेलेशन से पहले ना आपको एग्जॉस्ट अप्लायंस लगाना पड़ेगा, ताकि जो सामान है, जो डस्ट, जो फ्यूम है, वो सारा बाहर निकल जाए और वर्कर्स उस चीज का सांस ना ले और उनकी सांस और उनकी नलियों के अंदर ये सारी चीजें ना जम जाए, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा हर एक फैक्ट्री के प्रेमाइसिस में। अगर 250 वर्कर हैं और जहां पे गर्मी वाला एनवायरनमेंट है, आपको कूल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, चाहे वो ठंडा पानी हो चाहे वो गर्म पानी हो। आपको 6 मीटर अवे रखना पड़ेगा, कहां से, जैसे कोई वॉशिंग प्लेस है, कोई यूरिनरी सिस्टम है, वॉशरूम्स हैं, उन सबसे एटलीस्ट 6 मीटर्स अवे रखना। आपको अगर 250 से ज़्यादा पब्लिक काम करिए आपकी फैक्ट्री में, 250 या उससे ज़्यादा पब्लिक, और जहाँ पे गर्मी है, आपको कूल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री हिमाचल के अंदर और जहाँ पे 300 वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पे तो गर्मियाँ इतनी है नहीं, वहाँ तो सर्दी का एनवायरनमेंट है, तो अगर वहाँ पे अगर आप ठंडे पानी का इंतजाम नहीं भी करते तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और अगर आप पानी का प्रोवाइड कर रहे हो, आप पानी का प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको 6 मीटर्स अवे रखना पड़ेगा वॉशिंग प्लेस से या फिर कोई वॉशरूम्स के उस दूर रखना पड़ेगा। अब कुछ ना वेलफेयर आता है। अब ये ना थोड़ा क्लीनलीनेस हो गया था, हेल्थ की वजह से इसके अंदर हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, बट ये ना वर्कर के वेलफेयर के लिए, मतलब ये देखो, ये एक ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत बेसिक नेसेसिटीज हैं। ये तो होता है हेल्थ, अगर ये चीजें नहीं होंगी इसकी वजह से हेल्थ डिटेरियोरेट होगी, ओवर क्राउडिंग होगी, आप भीड़ भीड़ के चलोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, लाइटनिंग नहीं होगी तो आपकी आंखों पे असर पड़ सकता है, क्लीनलीनेस नहीं होगी तो क्या होगा, आपके ऊपर जर्म्स, हाइजीनिक, इन सब की वजह से बीमारियां हो सकती है। अगर आप वेस्ट और एफ्लुएंट्स को डिस्पोज नहीं करोगे, इसकी वजह से वर्कर की हेल्थ को नुकसान हो सकता है। अगर टेम्परेचर गर्मी होगी तो भी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। डस्ट अगर लेंगे लॉन्ग टर्म, सांस वाली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ड्रिंकिंग वाटर अच्छे से प्रोवाइड नहीं करोगे तो वर्कर्स बेहोश हो सकते हैं डिहाइड्रेट होके। बट ये वेलफेयर वाली ऐसी चीजें हैं, इससे वर्कर की हेल्थ को तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वर्कर के मेंटल हेल्थ और बेसिकली वर्कर्स को नेसेसिटी चीजें देनी जरूरी होती है, ताकि वर्कर्स अच्छे से और काम कर पाए और उनको एटलीस्ट खाने पीने की जगह मिल पाए, उनके लिए फर्स्ट एड हो, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, एम्बुलेंस हो, ये सारी चीजें हम एक एक करके उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या जरूरी है वो देखते हैं। तो अगर वॉशिंग फैसिलिटीज देते हो, आपको एडिक्वेट वॉशिंग फैसिलिटीज देनी है, सूटेबल वॉशिंग फैसिलिटी देनी है, और मेल और फीमेल की सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटीज देनी है, ताकि वहां पे स्क्रीनिंग अवेलेबल हो। अगर एक ही फैसिलिटी दे रखी है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ बोर्ड हो बीच में, मेल का और फीमेल का बिल्कुल सेपरेट। ये तो एक साथ तो यूज नहीं कर सकते, तो बीच में कुछ ना कुछ सेपरेट दीवार हो फॉर मेल्स एंड फीमेल वर्कर।
फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग ड्राइंग क्लोथ्स। अब क्या होता है, जो वर्कर्स काम करने आते हैं वो कुछ नए कपड़े पहन के आते हैं, बट वो ओल्ड कपड़े पहनते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं, और वापस जब वो घर जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं। तो उस जो उनके नए कपड़े हैं जो कि वो घर से पहन के आए थे, उनको उतार के यूज और एक कहीं स्टोर करने की आपको जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सूटेबल प्लेसेस फॉर कीपिंग क्लोथ्स नॉट वॉर्न ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ठीक है। उसके बाद क्या, फैसिलिटीज फॉर सिटिंग। यार ऐसा तो है नहीं वर्कर पूरे टाइम काम करता रहेगा, तो उसको बैठने की भी जगह आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सूटेबल अरेंजमेंट्स फॉर सिटिंग शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन फॉर वर्कर्स। तो सूटेबल प्लेसेस, ताकि वो थक जाएं, बैठते बैठते काम करते करते थक जाए, तो आपको बैठने की जगह भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी उस फैक्ट्री के अंदर ही। फर्स्ट एड अप्लायंसेज आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे हर एक 150 वर्कर्स के लिए। एक पूरी फर्स्ट एड का अप्लायंस, मतलब पूरी किट होगी, सब कुछ होगा उसके अंदर, प्लस में एक बंदा भी होगा जो कि इंचार्ज होगा उस फर्स्ट एड किट का। अगर आपकी फैक्ट्री में 150 वर्कर्स से ज्यादा काम करें तो आपको एक बंदा फर्स्ट एड वाला भी रखना पड़ेगा, जो कि रीजनेबल पर्सन है और वो सर्टिफिकेट होल्ड करता है उस फर्स्ट एड के अंदर, कि अगर बाई चांस ज्यादा इंजरी आ जाए उस वर्कर को, तो वो वर्कर की क्या है, साथ साथ मरहम पट्टी कर पाए, और उस वो वर्कर एकदम में उसे हॉस्पिटल ले जाना ना पड़े, और वो साथ साथ उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हो जाए, फर्स्ट एड उसे एटलीस्ट मिल जाए। तो ऐसे बंदे को भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा हर एक 150 वर्कर्स के लिए। और अगर आपकी फैक्ट्री में 500 वर्कर्स है, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक रेडी एम्बुलेंस आपकी फैक्ट्री के आसपास खड़ी होनी बहुत जरूरी होती है। कैंटीन्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जहां पे आपके 250 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हो। शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जहां पे आपकी फैक्ट्री में 150 वर्कर्स या उससे ज्यादा काम करते हो। क्रेचेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको जहां पे आपके में वुमेन वर्कर्स काम करती हो और जिनके बच्चे 6 साल या उससे कम के हों, उन ताकि वो वहां पे अपने बच्चों को ले जा सकें और वहां पे उन बच्चों को रख सकें। जैसे उनको खेलने का एरिया हो गया, या उनको उनको बेसिकली पढ़ाई करने का एरिया हो गया। तो जब ड्यूरिंग द वर्कर जहां पे महिलाएं काम करती है, वो एटलीस्ट अपने बच्चों की देख रेख कर सके और वो उस क्रेच के अंदर छोड़ पाए। वेलफेयर ऑफिसर्स भी आपको रखने पड़ेंगे जो इन सारी वेलफेयर चीजें देखेगा। अगर वेलफेयर ऑफिसर, क्योंकि अब देखो आप ऑक्यूपायर हो, आप 500 वर्कर का तो काम देख नहीं सकते, बट अगर 500 से ज्यादा वर्कर हैं तो आपको एक वेलफेयर ऑफिसर रखना पड़ेगा, और 1000 से ज्यादा वर्कर हैं तो आपको एक सेफ्टी ऑफिसर भी रखना पड़ेगा, जो कि उनका सेफ्टी भी देखेगा और वेलफेयर भी देखेगा। अब वर्किंग आवर्स की बात करते हैं। वर्किंग आवर्स में क्या होता है, कोई भी वर्कर पूरे दिन में 9 घंटे से ज्यादा का काम नहीं कर सकता। अगर 9 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो वो ओवर टाइम होता है। तो कोई भी वर्कर अगर 9 घंटे से ज्यादा काम करता है, ओवर टाइम होता है। टोटल वो 10.5 घंटे, मतलब 9 घंटे का काम और 1.5 घंटे का ब्रेक ही मिल सकता है उसे। तो टोटल एक दिन में वो फैक्ट्री के अंदर 10.5 घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, और वो 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, और एक स्ट्रेच में वो 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। हर एक 5 घंटे पे, मतलब मिनिमम अगर आप मैक्सिमम काम कराते हो तो उससे 5 घंटे आपको मिनिमम फिर आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा। तो अब मैक्सिमम आपने 5 घंटे कराया तो आपको मिनिमम आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप 5 घंटे ज्यादा काम नहीं करा सकते, आपको 5 घंटे का आधे घंटे का ब्रेक तो देना पड़ेगा ही, और टोटल आप 9 घंटे काम करा सकते हो। और अगर आप टोटल फैक्ट्री में किसी वर्कर को रुकना चाहो तो 10.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकते। टोटल वीक में 48 घंटे के लिए आप काम करा सकते हो। तो 9 घंटे जो है आप 48 घंटे तक काम करा सकते हो, उससे ऊपर ओवर टाइम होता है। अब ये तो है नहीं कि वर्कर सातों के सातों दिन काम करते रहेंगे, आपको एटलीस्ट एक दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। या तो देखो हमारा ना हफ्ता, आपके हिसाब से हफ्ता मंडे को चालू होता है, बट एज पर लॉज कोई भी हफ्ता संडे को चालू होता है। आपको संडे को छुट्टी देनी पड़ेगी, या फिर आपको हफ्ते में कोई भी दिन छुट्टी दे रही है, कोई भी एक दिन छुट्टी देनी आपको जरूरी है। अब लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट डे या तो आप छुट्टी दे दो, या फिर आप अगले 3 दिन में से किसी भी एक दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर उससे पिछले 3 दिन जो कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उनमें से किसी एक दिन भी आपको छुट्टी देनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी लॉ ये बोलना चाह रहा है आपको कोई भी एक दिन हफ्ते के अंदर छुट्टी देनी पड़ेगी। वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये आपकी वीकली हॉलीडे, आपको हर हफ्ते इस दिन छुट्टी मिलेगी। अगर आपकी कोई छुट्टी रह जाती है तो आपको उस छुट्टी को वापस लेने का अधिकार है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ज़्यादा काम आ गया और उस वजह से आपको वो कॉम्पेंसेटरी छुट्टी नहीं मिल पाई, जो आपको हर हफ्ते एक छुट्टी मिलती है, अगर वो आपको नहीं मिल पाती उस महीने में, तो आपको उस महीने के अंदर कहीं और छुट्टी आपके एडजस्ट कर देंगे, आपको छुट्टी दे देंगे, या फिर अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको वो छुट्टी को अवेल करना पड़ेगा, जो कि आपको ये वाली वीकली हॉलीडे मिलती है। इसको बोलते हैं, अगर आपकी छुट्टी की जगह आपको कोई काम कराया होता है, उसको बोलते हैं हम कंपनसेटरी हॉलीडे आपको मिलेगी उस बदले के दिन जिस दिन आपने काम करा है। शिफ्ट डे ड्यूटी क्या होती है, व्हेन वर्कर शिफ्ट एक्सटेंड्स बियॉन्ड मिडनाइट। व्हेन वर्कर शिफ्ट एक्सटेंड बियॉन्ड मिडनाइट, तो 12 बजे के बाद अगर आपका वर्कर काम कर रहा है तो आपको जिस दिन वो वर्क काम खत्म होगा उसके अगले होल दिन 24 घंटे का आपको ऑफ देना पड़ेगा, जिस दिन आपकी वो शिफ्ट खत्म होती है। फॉर एग्जांपल वर्कर सुबह 8 बजे आ गए थे और वो रात को 12 बजे के बाद भी काम कर रहे हैं, वो रात को 12 बजे के बाद भी काम कर रहे हैं, जिस दिन वो शिफ्ट एंड होगी उसके अगले दिन आपको पूरी छुट्टी देनी पड़ेगी उस वर्कर को।
मतलब मान लो आपको 2 बजे या 3 बजे काम होता है खत्म, आपका रात में 4 बजे काम हुआ खत्म, तो आपको 4 बजे से अगले सुबह 4 बजे तक आपको वर्कर को छुट्टी देनी पड़ेगी। आवर्स वर्कड आफ्टर मिडनाइट विल बी काउंटेड इन द प्रीवियस डे, और ये जितना भी तुम्हारा 12 बजे के बाद काम किया जाएगा वो सारा तुम्हारा पिछले दिनों में काउंट होगा। तो उसके बेसिस पे आपका ओवर टाइम कैलकुलेट होता है, इसलिए ये चीज़ बोली गई है। तो आपका प्रीवियस डे के अंदर ये ओवर टाइम कैलकुलेशन के लिए ये बोला गया कि अगर आप 12 बजे के बाद भी काम करो वो पुराने दिन में ही माना जाएगा और आपको उसके बेसिस पे ओवर टाइम मिलेगा। अब ओवर टाइम की बात करते हैं। ओवर टाइम आपका 9 घंटे से ज़्यादा अगर आप किसी एक दिन में काम करते हो या फिर 48 घंटे ज़्यादा आप किसी एक हफ्ते के अंदर काम करते हो तो आपको ओवर टाइम रेट मिलेगा, वो होगा आपका ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट। ट्वाइस जो रेट होगा ना वेजेस का वो आपको वो ओवर टाइम का मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपये मिलते हैं आपको तो ओवर टाइम में आपको 2000 रुपये मिलेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है आपके अंदर ना, ये एक तो आप बेसिक चीज़ें जो कि बेसिक वेजेस होते हैं आपके, प्लस में अलाउंसेज जैसे कि आपका फूड का अलाउंस, आपका ट्रांसपोर्ट का अलाउंस या कोई और अलाउंस आर्टिकल का या कोई किसी चीज़ का थिंग का, ये आपको सब मिलेगा। और इसके बेसिस पे आपका इंटू 2 हो जाएगा जो कि ये होगा आपका ऑर्डिनरी वेज रेट बेसिक प्लस अलाउंसेस, और इसका आपको ट्वाइस मिलेगा अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो। तो ये लॉज इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो हमारे मालिक होते हैं ना वो बहुत जागती करेंगे वरना वर्कर्स के ऊपर। अब वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट कब कब काम कर सकती है, वर्किंग आवर्स होते हैं उनके सुबह 6 बजे से लेके रात को 7 बजे तक। बट स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है कुछ ऐसी फैक्ट्रीज को जिसके अंदर रात को भी काम हो सकता है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ऐसी इंडस्ट्री होती है सर, ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जैसे फॉर एग्जांपल फिशिंग इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है रात को पूरे सुबह से लेकर रात तक क्या होता है, मछुआरे क्या लाते हैं, मछली कलेक्ट करके लाते हैं। अब उसको नमक डाल के उसको फ्रीज करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज मछली खराब हो जाएगी। तो ये काम जो है रात को ही पॉसिबल हो पाता है। तो अगर ऐसी वुमेन वर्कर जो कि रात को काम कर रही है इस टाइम पे, तो ये चीज आप ऑथराइज करा सकते हो स्टेट गवर्नमेंट से और इस पर काम हो सकता है। उसके बाद यंग चिल्ड्रन की जो एज डिफाइन करिए फैक्ट्रीज ने, वो करिए कि कोई भी पर्सन जो है 14 साल से कम काम नहीं कर सकते। जिस दिन वो 14 साल की एज अटेन कर लेगा वो काम कर सकता है। तो यंग चिल्ड्रन हो जाते हैं 14 से 15 साल तक की एज के। एडोलेसेंट वर्किंग हो जाती है 15 साल से अबव और 18 साल से कम, जो कि एडोलेसेंट वर्कर्स होते हैं। अब एडोलेसेंट और यंग पीपल के अंदर डिफरेंस आगे आएगा उनके वर्किंग आवर्स में। अब जो वर्किंग आवर्स है जो कि यंग चिल्ड्रन होते हैं वो 4.5 आवर्स इन अ डे काम कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 शिफ्ट। 4.5 आवर्स इन अ डे काम कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 शिफ्ट। एंड शुड नॉट एक्सीड 5 आवर शिफ्ट। उनकी कोई भी शिफ्ट 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनकी जो 2 शिफ्ट है वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। कभी कभार करा सकते हो आप बट हमेशा नहीं। फीमेल चाइल्ड वर्कर है वो सुबह 8 बजे से लेके रात को 7 बजे तक काम कर सकती है। अब एनुअल लीव क्या होती है, अडल्ट के लिए क्या होती है एनुअल लीव, उन्हें हर एक दिन की छुट्टी मिलेगी अगर उन्होंने 20 दिन काम करा है। तो चाइल्ड के केस में उन्हें हर एक दिन की छुट्टी मिलेगी अगर उन्होंने 15 दिन काम करा है पिछले कैलेंडर ईयर के अंदर। तो प्रीवियस कैलेंडर ईयर में अगर किसी वर्कर ने 20 दिन या उससे ज़्यादा काम करा है तो 20 दिन पे एक छुट्टी, 15 दिन पे एक छुट्टी। तो प्रीवियस कैलेंडर ईयर में अगर उस किसी वर्कर ने जो है 20 दिन पे एक छुट्टी वाला काम करा है तो उसको एक छुट्टी मिलेगी, और उस वर्कर ने एटलीस्ट 240 दिन काम करे हो पिछले कैलेंडर ईयर में, तभी वो हर एक 20 दिन के लिए एक छुट्टी के लिए एलिजिबल होगा। अगर उसने 240 दिन से कम काम करा है तो उसको 20 दिन पे एक छुट्टी नहीं मिलेगी। तो एटलीस्ट उसने 20 दिन काम कराओ, 240 दिन काम कराओ तो फिर उसे हर एक 20 दिन पे एक छुट्टी मिल जाएगी। ऐसे ही चाइल्ड वर्कर का होता है। फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ 240 डेज फॉलोइंग विल नॉट बी एक्सक्लूडेड। मतलब अगर वो 240 दिन हम काउंट कर रहे हैं ये चीज़ें एक्सक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोई छुट्टी ले ऑफ की वजह से हुई, मान लो कोई फैक्ट्री में कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है इसकी वजह से काम नहीं होती, या फिर कोई परमिसेबल स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ जाते सरकार की वजह से कि आपकी फैक्ट्री बंद रहेगी इस वजह से वर्कर काम नहीं करते, बट ये 240 दिन की गिनती के अंदर जरूर आ जाएंगे क्योंकि वर्कर आए थे काम नहीं हुआ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए थे कि अब आपको फैक्ट्री बंद रखनी है बट वर्कर्स तो रेडी थे काम करने के लिए, तो ऐसे दिन हम 240 की गिनती के अंदर लेंगे। फीमेल वर्कर्स जो कि मेटर्निटी लीव्स पे गई हैं 12 हफ्ते की, वो भी हम 240 दिन के अंदर काउंट करेंगे। अगर आपने कोई लीव अर्न करी है पिछले सालों में और अगर आप इस लीव को अवेल कर रहे हो इस साल, तो आपके वो 240 दिनों के अंदर काउंट होगा। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, अगर आपकी छुट्टी अवेल नहीं होती तो आप उस कि अगले साल उस लीव्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अडल्ट जो है 30 डेज कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और चाइल्ड जो है 40 डेज कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अवेलिंग लीव, नोटिस टू मैनेजर और ऑक्यूपायर आपको देना पड़ेगा। अगर आपको कोई छुट्टी अवेल करनी है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा ऑक्यूपायर या मैनेजर को एटलीस्ट 15 दिन पहले तक का कि आप छुट्टियों पे जाओगे। या कोई पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज़ है जैसे कि वाटर वाली इंडस्ट्री हो गई, सीवेज वाली इंडस्ट्री हो गई, इन सारी इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 30 डेज पहले ये किसको बताना पड़ेगा, ये आपको मैनेजर या ऑक्यूपायर को बताना पड़ेगा। और
जो आपका मैनेजर और ऑक्यूपर है आपको एडवांस में पेमेंट देंगे। अगर आप 4 दिन की छुट्टियों पे जा रहे हो अडल्ट होके, या फिर आप चिल्ड्रन होके 5 दिन की छुट्टियों पे जा रहे हो, तो आपको वो एडवांस में पेमेंट करेंगे उतने दिन का, एटलीस्ट 4 दिन का। अगर आप मान लो 10 दिन की छुट्टियों पे जा रहे हो तो आपको 10 दिन का क्या आप एडवांस में पेमेंट मिलेगा, या 5 दिन का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप एक बात बताओ, ये लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, तो इनको क्या है, इनको ये जो कमाते हैं साथ साथ खर्च कर देते हैं। अब अगर ये छुट्टियों पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको इतना पैसा तो मिले ताकि वो अपने गांव जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, वो एटलीस्ट खर्च कर पाए। अब लास्ट पॉइंट आता है आपका पेनल्टीज, और हम विद इन हाफ एन आवर इसकी रिवीजन को खत्म करने की बिल्कुल आंख पे आ गए हैं। ये भी हमारा खत्म होने वाला है। पेनल्टीज के अंदर हम ऑक्यूपायर मैनेजर अगर कोई भी फैक्ट्रीज एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसको 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर बोथ, या फिर उसके बाद उसको पता चल चुका है ये उसने कन्विक्ट करा है, उसके बाद भी वो कंटिन्यू करे जा रहा है, तो उसको फर्दर 1,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है पर डे। और अगर वो सेम ऑफेंस कमिट करता है तो उसको दोबारा, अगर वो सेम ऑफेंस कमिट करता है थोड़े दिन बाद, तो उसे 3 साल तक की सजा और 10,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों तक की सजा उसको हो सकती है। अगर आप पेनल्टी, आपको पेनल्टी लगेगी अगर आपको इंस्पेक्टर को उसकी एग्जामिनेशन में या उसकी कोई भी वो देख रेख या इंस्पेक्शन करना है उसके अंदर आप रोका राखी कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है और प्लस में 10,000 रुपए तक का आपको फाइन लग सकता है, या फिर दोनों चीजें आपको हो सकती है अगर आपको इंस्पेक्टर की इंस्पेक्शन के अंदर आप दखल अंदाजी कर रहे हो। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ हजार्डस प्रोसेस, अगर आपको हजार्डस प्रोसेस के कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो तो इसके अंदर पेनल्टी बढ़ जाती है, बिकॉज हजार्डस प्रोसेस में अगर आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, आपने कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जिसकी वजह से वर्कर्स की एज, मतलब वर्कर्स की जान पे भी आप बन सकती है, तो उस केस में आपको 7 साल तक की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, और बोथ, या फिर 5,000 पर डे तक का जुर्माना अगर आपका ऑफेंस कंटिन्यू रखता है। बट अगर आपने दोबारा से रिपीट वायलेशन करा है हजार्डस प्रोसेस में होने के बाद, तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। ऑफेंस बाय वर्कर, अगर वर्कर कोई छोटे मोटे ऑफेंस कर दे तो उनको 500 रुपए तक की सजा हो सकती है। फॉल्स सर्टिफिकेट की वजह से वर्कर काम करें, क्योंकि एडोलेसेंट के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई आपको एक सर्टिफाइड सर्जियन से, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था हमने इसमें कवर नहीं करा, और जो अगर आपने सर्टिफाइड सर्जियन से कोई झूठा सर्टिफिकेट बनाया और अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो आपको 2 महीने तक की सजा और 1,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों। पेनल्टी फॉर डबल एम्प्लॉयमेंट, आप एक जगह एम्प्लॉयमेंट करो कि कहीं और भी आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो आपको 1,000 रुपए तक का पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, और ये एप्लीकेबल है चाइल्ड वर्कर्स के लिए। और चाइल्ड वर्कर्स के केस में ये जो सज़ा है ये किसको मिलेगी, या तो एम्प्लॉयर को मिलेगी या उसके पेरेंट्स को मिलेगी, उसको काम करने कैसे दिया जा रहा है, एम्प्लॉयर जिसकी भी गलती होगी। तो ये हमारा एक फैक्ट्रीज एक्ट का छोटा सा रिवीजन, जिसके अंदर आपके सारे मेजर पॉइंट्स मैंने एक बारी में कवर कर लिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आनी चाहिए। हाँ है ना, जल्दी से बताओ कैसी लगी ये रिवीजन। हमारा फैक्ट्रीज एक्ट विद इन 28 मिनट्स हमारा फैक्ट्री एक्ट खत्म हो चुका है। ऐसे ये रिवीजन वीडियोस मैं आपके लिए इंडस्ट्रियल लॉज की और लाता रहूँगा। अगर आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाएँ और आपका मोटिवेशन और प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर और लव यू ऑल, बाय बाय।